हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इस क्लास में आप सभी सब्सक्राइबर, व्यूवर, लर्नर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बेस्ट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश चैप्टर से है कि आपको बेसिक ट्रांसलेशन को आप कैसे जो है ट्रांसलेट इंग्लिश में कर पाएंगे। अगर हिंदी में कोई सेंटेंसेस लिखा हुआ है तो आप उसको कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक किताब का नाम बताऊंगा, जिस किताब के माध्यम से आप बेसिक तरीक़ों को अच्छी तरह से सीख सकते हैं और आप किसी को सिखा भी सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको सारी बातें समझ में आ पाए। और मैं बता दूं कि आज जो मैं आपके बीच जिस किताब का मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये बुक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, ये सभी जगह लगभग मिलता है। ये प्रचलित बुक है और इस बुक के माध्यम से आप जो है बेसिक चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। तो ये बुक आप निश्चित रूप से ख़रीद लें, परचेज कर लें, जिससे कि आप मेरे वीडियो को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको सहायता मिल सके। तो चलिए सबसे पहले इस बुक के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है बुक प्रोफेसर आर.के. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। इसी बुक का मैं एक और बुक का मैं इसी चैनल के माध्यम से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस बुक का मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि वो भी बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेसिक लर्नर के लिए। तो निश्चित रूप से जो है आप ये भी जान लें कि इस बुक को कौन कौन से क्लास के विद्यार्थी पढ़ सकता है। तो इस बुक को 9th 10th एंड 10+2 के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी जो इस किताब को आसानी से पढ़ सकते हैं और इस किताब को पढ़ के वो अपने परीक्षा भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप समझ गए होंगे कि ये विद्यार्थियों के लिए, ये सीखने वालों के लिए, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो निश्चित रूप से जो है आप ज़रूर रूप से इस वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे और इसे शेयर करना ना भूलें। टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन देख पा रहे होंगे। लेसन 1 है ये, यूज ऑफ एम, इज एंड आर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपको लेसन 1 में मिलेगा और लेसन 1 में बहुत सारे एक्सरसाइज आपके लिए इसमें है, जिसका मैं आपको अभी मैं बताऊंगा। पहले सबसे पहले इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए जो भी आपको पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं बता दूं कुछ मिनटों में। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट जो होता है ना, वो आपको कम से कम इन सारे सब्जेक्ट को पता रहनी चाहिए। इसका हिंदी आपको पता रहना चाहिए, तभी जाकर के आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर पाएंगे आसानी से। तो आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम लोग, यू का मतलब होता है तुम या आप, तुम लोग, आप लोग। इसको आप नोट कर सकते हैं। ही का मतलब होता है वह, पुल्लिंग के लिए, ये सब आपको बिल्कुल पता होगा। सी का मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग के लिए। इट का मतलब होता है यह हुआ, निर्जीव या छोटे जीव के लिए इट का हम लोग प्रयोग करते हैं। और दे का मतलब होता है वे लोग। तो ये सब्जेक्ट हैं और इसके अलावे सिंगुलर नाउन होते हैं, जैसे कि राम हो गया, और प्लूरल नाउन में एक से अधिक नाम होते हैं, जैसे राम एंड श्याम हो गया। ये भी सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट के तहत हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने वाले हैं। उसके पहले मैं कुछ शॉर्ट चार्ट को आपको दिखा दूं। इस चार्ट के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस चार्ट को निश्चित रूप से आप जब एकेडमिक शिक्षा ले रहे होंगे या फिर ले रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से इस चार्ट के बारे में बताया जाता होगा कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, सिंगुलर सब्जेक्ट में आई और प्लूरल सब्जेक्ट में वी आता है। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी के साथ आर का प्रयोग होता है। एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, एम और आर। तो आई के साथ एम का प्रयोग, वी के साथ आर का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन के 2 सब्जेक्ट हैं, एक आई और एक वी। फर्स्ट पर्सन होता क्या है, तो जिस पर्सन का उपयोग हम लोग बोलने वाले करते हैं ना, बोलने वाले के लिए करते हैं, उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और जिस पर्सन का उपयोग हम सुनने वाले के लिए करते हैं उसको हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। और सेकंड पर्सन के तहत यू का प्रयोग होता है।
थर्ड पर्सन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, ही, सी, इट और कोई भी एक नाम। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत थर्ड पर्सन के ये सारे आते हैं और इसके साथ इज का प्रयोग होता है। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से। ये चार्ट आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलेट बनाने में, ट्रांसलेट को इंग्लिश करने में। दे के साथ आर का प्रयोग होता है और ये दे जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। राम एंड श्याम ये थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ आर का प्रयोग होता है। तो इस चार्ट को आप नोट कर लेंगे और आप जान गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब ये 3 मुख्य रूप से होते हैं, इज, आर और एम। इसका यूज़ हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाने में करते हैं। तो चलिए हम लोग अब और कुछ बातों पर ध्यान देते हैं जो कि हमारे एक्सरसाइज बनाने में काम आएंगे। अगर आप ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक को खरीद लिए हैं और इस बुक को आप बनाना चाहते हैं, तो ये इस एक्सरसाइज को और शुरू से बनाने के लिए आपको ये रूल भी ज़रूरत है। तो इस नोट को आप निश्चित रूप से नोट कर लेंगे। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर दिखाई पड़े ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन सम स्पेशल नोट्स, यानी कि एक्सरसाइज 1 और 2 को बनाने के लिए आपको कुछ नोट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल मैं कोई भी पॉइंट आपके लिए नहीं छोड़ूंगा इस चैनल के माध्यम से। भले आपको ये नोटबुक पर बताई जा रही है, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लाऊंगा। तो निश्चित रूप से आप बने रहेंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करें, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो बिल्कुल उसी प्रकार का बनाऊँ ताकि आपको सॉल्यूशन यहाँ से मिल सके। तो आप देख पा रहे होंगे आपके लिए स्क्रीन पर लिखा हुआ मिलेगा यूज ऑफ ए या एन, यूज ऑफ ए या एन, यानी ए या एन का प्रयोग। बिल्कुल मैं शॉर्ट तरीक़ा से मैं बताऊंगा। एक ही तथ्य पर मैं बात करके ए एन का प्रयोग को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ए एन का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इस पर मैं ज़्यादा रूल ना बता करके कुछ बातों को बता करके ही मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँगा। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूज ऑफ ए या एन का प्रयोग किसी भी, अगर आप इस रूल को समझ जाते हैं तो बिल्कुल आपको ए एन में दिक्कत नहीं होगी। तो आप ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। यूज ऑफ ए या एन, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? तो जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ऐसे नाम, ऐसे चीज़ों के नाम जिसको हम लोग गिन सकते हैं और उसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग करते हैं। दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी तो एक का प्रयोग करेंगे। आगे समझते हैं। जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के हिंदी उच्चारण का पहला अक्षर वावेल साउंड से शुरू हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करें। ये आप समझ गए होंगे कि जब हम कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का वर्ड है, जैसे कि डॉग है, डॉग का अगर हम स्पेलिंग करते हैं तो डो आता है। तो कहीं ना कहीं वावेल साउंड नहीं, वावेल साउंड कहाँ से कहाँ तक होता है? तो अ से लेकर के औ तक होता है। हिंदी में अ से लेकर के औ तक आता है, लेकिन जब हम डॉग बोलते हैं तो डो आ जाता है। इसलिए उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। भले हम कुत्ता को गिन सकते हैं, डॉग को गिन सकते हैं, तो उसके पहले लेकिन उसका उच्चारण जो करते हैं तो डॉ से शुरू होता है, इसलिए हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर लिखा हुआ मिले एलिफेंट, क्या लिखा हुआ मिले? एलिफेंट, एलिफेंट मिले इस प्रकार से लिखा हुआ ELEPHANT, इस प्रकार से मिले, तो कहीं ना कहीं एलिफेंट का उच्चारण जो होता है ए से शुरू होता है, तो इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे एलिफेंट का उच्चारण जो होता है ए से शुरू होता है हिंदी में, और हिंदी वर्ण अक्षर के अनुसार ही इसमें हम ए एन का प्रयोग करते हैं। तो वावेल साउंड यानी कि स्वर आवाज़ से शुरू होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर उसके पहले अगर वावेल साउंड से शुरू होते, ठीक, जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का व्यंजन आवाज़ यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करें। तो बिल्कुल आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इससे आप आसानी पूर्वक से समझ सकते हैं। पेन, पेन बोलते हैं तो ये पोए का नो पेन पौ से शुरू होता है, तो ए का प्रयोग करेंगे। पोइट, पोइट में भी पौ से शुरू होता है। स्टूडेंट आधा सौ से शुरू होता है ना, तो ये भी हो जाएगा ए का प्रयोग, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। लीडर लॉ से शुरू होता है, तो ए का प्रयोग करेंगे। इंजीनियर को हम लोग गिन सकते हैं, इंजीनियर ए से शुरू होता है, ई से शुरू होता है,
तो इसलिए हम एन का प्रयोग करेंगे। वॉवेल साउंड से शुरू होता है। एलिफेंट, आउल, ये सारे में हम लोग एन से शुरू करेंगे, एन लगाएंगे इसके पहले, क्योंकि इसके सारे जो है आउल बोले चाहे ऑरेंज, इसको हम गिन सकते हैं और इसका स्वर आवाज़ से शुरू होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आपको एक और रूल को जरूरत पड़ेगी, जो कि अच्छे खतरनाक रूल है इस अध्याय में बनाने के लिए। अगर इस रूल को अगर आप समझ गए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रांसलेशन इसमें हैं जिसको आप बना पाएंगे, नहीं तो आप अटक सकते हैं। इसीलिए मैंने इस रूल को भी बता दिया है। दा का प्रयोग, दा का प्रयोग जो है बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन जिस रूल की इस एक्सरसाइज में आपको ज़रूरत है उस रूल को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको हेल्प मिले एक्सरसाइज को बनाने में। टीचर, बॉय, चाइल्ड इत्यादि कॉमन नाउन के लिए समान अर्थ में दा का प्रयोग नहीं होगा। समान अर्थ क्या होता है आगे समझते हैं, फिलहाल इतना समझ लीजिए। टीचर, बॉय, चाइल्ड इत्यादि कॉमन नाउन के लिए समान अर्थ में दा का प्रयोग नहीं होगा। इन सारे के लिए समान अर्थ में दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कॉमन नाउन समान अर्थ को वाक्य में नहीं दर्शा रहा हो, कॉमन नाउन जो है, ये सारे कॉमन नाउन हैं और ये कॉमन नाउन जो है समान अर्थ को यदि वाक्य में नहीं दर्शा रहा हो तो कॉमन नाउन के पहले सिंगुलर और प्लुरल रूप में भी दा का प्रयोग होगा। यानी कि कॉमन नाउन यदि सिंगुलर रूप में रहेगा और प्लुरल रूप में रहेगा तो भी दा का प्रयोग होगा। तो ये समान अर्थ क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख पा रहा होगा, बच्चे नटखट होते हैं। ये यहाँ पर जो है चिल्ड्रेन जो है ये कॉमन नाउन है और ये आपको प्लुरल में है और ये आपको समान अर्थ दर्शा रहा है, क्योंकि ये संपूर्ण बच्चे को उदाहरण लेते हुए बताया जा रहा है कि बच्चे नटखट होते हैं। यानी कि सारे बच्चे को ये समान बात रख कर बताया गया है एग्जाम्पल में, तो इसलिए इसमें हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। चिल्ड्रेन आर नट्टी सिर्फ हो जाएगा चिल्ड्रेन आर नट्टी। और वहीं पर इस प्रकार से रहे ट्रांसलेशन कि बच्चे नटखट हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुछ बच्चों को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, इसलिए इसमें हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। कहीं ना कहीं डिफिनिट बच्चे के समूह के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इसमें हम दा का प्रयोग करेंगे। तो द चिल्ड्रेन आर नट्टी, तो आप समझ गए होंगे ये समान बातें दर्शा रहा है और ये कहीं ना कहीं डिफिनिट बच्चे को लेकर के बताया जा रहा है। जैसे आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, शिक्षक ईमानदार होते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर, सभी टीचर के बारे में ये बोला जा रहा है। टीचर्स आर ऑनेस्ट, तो यहाँ पर दा का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर रहे शिक्षक एक लेखक है, शिक्षक एक लेखक है, कहीं ना कहीं एक टीचर के बारे में, डिफिनिट टीचर के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग द टीचर इज ए राइटर, यहाँ पर ये लिख सकते हैं। लड़का एक छात्र है, तो द बॉय इज ए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। अब जो है आपको इस प्रकार का सामना करना पड़े एक्सरसाइज में, तो आप आसानी से जो है ऐसे ट्रांसलेशन को बिना अटके, बिना हिचके आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज बनाने के लिए दिए गए उदाहरणों को समझते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, आप खुद से बना सकते हैं। तो लेकिन आपको एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप कुछ और समय दे करके एग्जाम्पल देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। चलिए, यदि आपको एक्सरसाइज 1 बनाना हो करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का, इस बुक का जो है प्रथम एक्सरसाइज अगर आपको बनाना हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, एकेडमिक में हो या फिर आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो है इस बुक को आप लेकर के बनाएं, जिससे कि आगे के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको इंग्लिश में इम्प्रूव ज़रूर होगा। इसमें बहुत सारे वर्ड भी आपको जानकारी मिलेगी, इस किताब को आप ज़रूर खरीद लें। चलिए एक्सरसाइज 1 को आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम, जैसे मैं खुश हूँ, इसमें हम लोग आई और सब्जेक्ट पर लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो एम हो जाएगी। और खुश का क्या होता है, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेज आपको एक्सरसाइज 1 में मिलेंगे, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। पहले आप सब्जेक्ट का यूज करें, फिर हेल्पिंग वर्ब का, फिर यानी कि पहले 1 नंबर में आप इसका यूज करें, फिर 2 नंबर में आप हूँ जो लास्ट टाइम लिखा हुआ रहेगा उसका यूज करें, फिर बीच में जो लिखा हुआ रहेगा इसका यूज करें। तो इस प्रकार से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार से यूज करके आप बना सकते हैं। यानी कि सब्जेक्ट,
फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मैं तैयार हूँ तो आई एम रेडी। आप जब भी ट्रांसलेशन बनाएं तो आप इस बात को अवश्य याद रखें कि किसी भी ट्रांसलेशन का पहला अक्षर बड़ी होता है, बाकी सब छोटी होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग ईमानदार हैं, वी आर ऑनेस्ट। तुम बुद्धिमान हो, यू आर। उस चार्ट को अगर आप देखे होंगे तो ज़रूर आपको पता होगा यू के साथ आर का यूज होता है। यू आर, और हो का इंग्लिश तो आर होता ही है। यू आर वाइज। लेकिन कहीं कहीं पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रांसलेशन बनाने वक्त कि किसके साथ किसका यूज करेंगे हम, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है। आप शिक्षक हैं, यू आर टीचर्स। यू आर टीचर्स। आप लोग नहीं हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं यू आर टीचर। एस का प्रयोग नहीं करेंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा यू आर ए टीचर। आप शिक्षक यानी कि एक टीचर के बारे में सिंगुलर है। तुम लोग बहादुर हो तो यहाँ पर आप दे सकते हैं यू आर ब्रेव। आप लोग किसान हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं यू आर फार्मर्स। यहाँ पे एस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, वह चालाक है लेकिन पुल्लिंग है तो यहाँ पर हम लोग ही इज क्लेवर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। वह लंबी है तो सी इज टॉल। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। मोहन मोटा है तो मोहन। अगर आप ऐसे सेंटेंसेस को देख लेते हैं तो एक्सरसाइज 1 आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। मोहन इज़ फैट। लड़के नटखट हैं, लड़के नटखट हैं, यहाँ पर आप द का यूज कर सकते हैं। द बॉयज़ आर, क्योंकि ये सामान्य नहीं है, कुछ लड़के के लिए बताया जा रहा है। द बॉयज़ आर नट्टी। जब इन सारे नियमों को आप जान लेते हैं तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि आपसे एक्सरसाइज 1 बिल्कुल सही बन पाएगा। तुम और मैं प्रसन्न हूँ तो यू एंड आई। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं और यहाँ पर हूँ लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं ये सिंगुलर वर्ब है और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आर लिखना है, हूँ का भी आर लिखना है। यू एंड आई आर हैप्पी। तो ये बातें आप ज़रूर समझ गए होंगे और इसको याद रखेंगे तो आपको एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं होगी। मेरा भाई उदास है, माई ब्रोदर इज सैड। अब जो है आप एक्सरसाइज 1 बना सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से बनाइए। और मैं आपको अभी लास्ट में जो है एक्सरसाइज 1 का बनाया हुआ दिखा दूंगा, लेकिन इसके पहले आप पहले खुद से बना लें। उसके बाद जो है मेरे वीडियो में ये रखा हुआ रहेगा, आप कभी भी देख सकते हैं कितना आपका सही और कितना गलत होता है, तो आप निश्चित रूप से इसको देख पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप बना लें, ठीक। चलिए आप ये देख पा रहे होंगे एक्सरसाइज 1 की ये संपूर्ण सेंटेंसेज हैं जिसे आपको इंग्लिश में करना है। और इसका वोकेबुलरी भी यहाँ पर दिया हुआ है, शब्दकोश भी दिया हुआ है। जो भी कठिन वर्ड है, जो भी वर्ड है, हर एक सेंटेंसेज का वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से बिल्कुल इसे भी याद रख कर के इसको आप बना सकते हैं। और मैंने आपके लिए अभी इसी वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। अगर आप बना लें और आप फिर मिला सकते हैं कि आपको कितना और सही और कितना गलत हुआ है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप उसको भी देख लें।
तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन है। यहाँ से आप प्रत्येक ट्रांसलेशन का बिल्कुल सॉल्यूशन आसानी पूर्वक से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ यू आर वाइज, ये 2 बार लिखा गया था, चूँकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है यू आर वाइज। चलिए बाकी जो भी सेंटेंसेज है, सारे सेंटेंसेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से सभी को आप देख सकते हैं। इसी एक्सरसाइज 1 का ये भी है, यू एंड आई आर हंग्री, राम एंड आई आर हैप्पी। यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख कर के यहीं पर द एंड हो जाता है एक्सरसाइज 1। तो आप निश्चित रूप से इस एक्सरसाइज को बनाएं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से बताएं कमेंट करके। और ये मेरा जो तरीका है इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको देने का, ये कैसा आपको लगा निश्चित रूप से कमेंट करके बताएंगे। और मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हैव अ नाइस